डेथ फाइट से एक नाइट ऊथरेड शैडो क्वीन के साथ है। शैडो क्वीन जिसका नाम इसल्ट है, इसल्ट उसे बताती है कि मुझे भविष्य में तुम्हारी मौत अभी नहीं दिखती है, इसलिए वो टेंशन में नहीं है। लेकिन ऊथरेड काफ़ी टेंशन में है क्योंकि उसकी फ़ाइट अपने ही दोस्त से है। तभी वहाँ पर एल्फ्रिज भी पहुँचता है। एल्फ्रिज उससे एक बार बात करना चाहता था इस डेथ फाइट से पहले, क्योंकि अगले दिन इन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। एल्फ्रिज ने दरबार में जो कुछ भी किया या जो भी डिसीजन लिया, उसके पीछे की सफाई वो ऊथरेड को देना चाहता था। वो ऊथरेड से कहता है कि यंग ओडा ये ठान चुका है कि वो तुम्हें मार देगा और तुम्हें वो एक गद्दार की मौत देना चाहता था, और मैं अगर मरने से पहले कुछ तुम्हारे लिए कर सकता था तो बस यही कि तुम्हें एक योद्धा और सम्मान की मौत दे सकूं, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अगले दिन सुबह ऊथरेड अपने डेथ फाइट के लिए तैयार हो रहा था। उसी टाइम फादर बेओका उसके पास पहुंचते हैं और खबर देते हैं कि किंग अल्फ्रेड उनसे मिलना चाहते हैं। ऊथरेड तुरंत पहुंचता है किंग अल्फ्रेड के पास, उनकी लाइब्रेरी में, जहां वो अपने परिवार के साथ मौजूद थे। किंग अल्फ्रेड ऊथरेड को समझाते हुए कहते हैं कि तुम इसल्ट को उसके राज्य वापस भेज तो मैं ये डेथ फाइट यहीं रोक दूंगा। लेकिन ऊथरेड का कहना है कि अगर उसने इसल्ट को वापस भेज दिया तो वहाँ के लोग इसल्ट को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किंग अल्फ्रेड के बार बार समझाने के बाद भी ऊथरेड इस बात के लिए राजी नहीं होता है। फाइनली डेथ फाइट की तैयारी हो चुकी है, लोग इकट्ठा हो चुके हैं, राजा और दरबार के बाकी लोग भी वहाँ मौजूद हैं। तभी हम वहाँ ब्रीडा को देखते हैं जो चुपके से नज़र बचाते हुए भीड़ से निकलते हुए कहीं जा रही है। उसका इरादा किसी से मिलने का नहीं है, बस वो कुछ देखने यहाँ आई। दोनों योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार है। गांव से काफ़ी ज़्यादा भीड़ आकर इकट्ठा हो गई है। युद्ध आरंभ होता है, दोनों के हाथ में हथियार दे दी जाती है और इधर ब्रीडा जो जंगल की तरफ जाती है, झाड़ियों में गुथरुम और रैगनर की सेना छिपी हुई है। एक्चुअली इन लोगों का प्लान है कि ये लोग छुपकर विंचेस्टर पर अटैक करेंगे। ब्रीडा के इशारे से बाकी सारे लोग धीरे धीरे बाहर आते हैं और विंचेस्टर की तरफ बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी है। इसल्ट भी वहाँ मौजूद है। थोड़ी देर बाद किंग अल्फ्रेड वहाँ से चले जाते हैं। वो इन दोनों की युद्ध और किसी भी तरह का खून खराबा नहीं देखना चाहते थे। उसके पीछे उसकी बीवी भी वहाँ से चली जाती है। शुरुआत में तो इनकी फाइट बहुत नॉर्मल सी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों में से कोई एक दूसरे पर अटैकिंग मोड में लड़ाई नहीं करते हैं, अपने हथियार भी गिरा देते हैं और हाथों से लड़ते हैं। डेंस सिटी के अंदर आ जाते हैं और इस बात की खबर उन तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही एल्फ्रिज और ऊथरेड को पता चलता है कि डेंस ने अटैक कर दिया है तो वो लड़ाई स्टॉप कर देते हैं। वहाँ से दुम दबाकर भागने वालों में सबसे पहले यंग ओडा होता है। ये तीनों पहुँचते हैं एस्टेबल के पास, लेकिन वहाँ कोई भी घोड़ा नहीं होता है। सारे लोग घोड़े लेकर भाग चुके होते हैं। उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो वो शहर के अंदर ही छिपने का प्लान बनाते हैं। गुथरुम महल के अंदर आ जाता है। वो किंग अल्फ्रेड को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके सामने एथेलवोल्ड आता है। एथेलवोल्ड के हाथ में किंग का क्राउन होता है। वो कहता है कि यहाँ का असली उत्तराधिकारी मैं हूँ। किंग अल्फ्रेड धोखे से यहाँ का राजा बन गया है। तुम मुझसे समझौता कर लो और मुझे यहाँ का राजा बना दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ऊथरेड, एल्फ्रिज और इसल्ट ये तीनों किसी भी तरह छिपते छिपाते नजरें बचाते हुए सबसे एक मील में पहुंचते हैं। उनका प्लान होता है कि वो आज की रात इसी मील में रुकेंगे और सुबह सब शांत होते ही इस शहर से बाहर चले जाएंगे। कुछ डेंस एक नन को उस मील के अंदर लेके आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। इसल्ट ऊपर से ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो उन लोगों पर अटैक कर देती है। चाकू से हमला करती है और उन दोनों डेंस को मार डालती है। जिस नन की जान इन लोगों ने बचाई थी उसका नाम हिल्ड होता है। अब वो भी इस ग्रुप में शामिल हो जाती है। रात में वहाँ रुकना इनके लिए खतरे से खाली नहीं होता है, इसलिए ये लोग प्लान करते हैं और एल्फ्रिज मरे हुए डेन के कपड़े पहन लेता है और ऊथरेड और एल्फ्रिज दोनों डेन और बाकी दोनों को होस्टेज बनाकर यहाँ से नाटक करते हुए निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रास्ते में ब्रीडा उन्हें देख लेती है। ब्रीडा को देखकर ऊथरेड काफ़ी खुश हो जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रीडा के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ना तो वो नाराज है और ना ही खुश है। वो ऊथरेड से कहती है कि तुम लोग सब अभी निकल जाओ, अभी पहरेदार सो रहा होगा। वो उन लोगों की मदद तो करती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ऊथरेड भी उन लोगों के साथ अभी मजबूरी में वहाँ से चला जाता है। ब्रीडा हमेशा से चाहती है कि ऊथरेड वापस डेंस की तरफ आ जाए।
लेकिन ऊथरेड अभी भी डेंस से लड़कर सेक्संस का साथ दे रहा है। ये देखकर ही ब्रीडा अंदर से दुखी है। अगले दिन सुबह ये लोग एक मडी ग्रासलैंड से जा रहे होते हैं छिपते हुए। तभी इनकी नज़र पड़ती है कि कुछ पादरी हैं जो भाग रहे हैं और डेंस उनका पीछा कर रहे हैं। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे उन पादरियों की हेल्प करने लगते हैं, डेंस से फाइट करते हैं। उसमें से एक पादरी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। ये लोग उनकी मदद करते हैं और एक नाव में बैठा लेते हैं। ऊटरेड सबसे लड़ता हुआ किसी भी तरह से नाव में पहुंचता है। ऊटरेड मजाक करता हुआ पादरी से कहता है कि आपने ज़रूर अपने चोगे में बहुत सारा चांदी छुपा के रखा हुआ है, इसीलिए इतने सारे डेंस आपके पीछे पड़े हुए हैं। तभी वो पादरी अपना चेहरा खोलता है और उस चोगे के अंदर और कोई नहीं बल्कि किंग अल्फ्रेड थे। सब किंग अल्फ्रेड को देख करके उनके रिस्पेक्ट में अपना सर झुकाते हैं, लेकिन ऊटरेड सर झुकाने की जगह काफ़ी नाराज दिख रहा है। ऊटरेड किंग अल्फ्रेड को ताना मारते हुए कहता है कि डेंस ऐसे ही इस राज्य में नहीं घुस आए हैं, या तो उनको आने दिया गया है और या फिर सैनिकों ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। वैसे भी इस राज्य में सारा धन चर्च पे खर्च किया जाता है और सैनिकों को आपस में लड़वाया जाता है या फिर उन्हें घुटनों पर बैठने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक्चुअली ऊटरेड को गुस्सा इस बात का है कि उसे और एल्फ्रिज को उस बात की सज़ा दी गई थी जिसे उन्होंने नहीं किया था, और उन दोनों को आपस में डेथ फाइट तक लड़ने के लिए कहा गया था, जिसमें कि राज्य का अपना नुकसान है। और इसके अलावा ऊटरेड को एक और ऑप्शन दिया गया था कि या तो अपने घुटने पर झुककर वो माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। इसलिए इन सब बातों के लिए वो राजा को ही दोषी देता है और कहता है कि अब आप कहीं के भी राजा नहीं हैं। विंचेस्टर का पतन भी वैसे ही हो जाएगा जैसे बाकी राज्यों का हो गया है। किंग अल्फ्रेड को लगता है कि गुथरूम एक ईसाई है और वो ऐसा नहीं करेगा। एक्चुअली अपने पादरी को भेज करके किंग अल्फ्रेड ने उसे ईसाई की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन यहाँ ऊटरेड कहता है कि ये आपको ऐसा लगता है, वो कोई ईसाई नहीं है, वो भी बाकियों की तरह एक डेन ही है। ये लोग नदी के दूसरे किनारे पर पहुँचते हैं जहाँ पहले से कुछ पादरी और किंग अल्फ्रेड की बीवी एल्सविथ अपने दोनों बच्चों के साथ पहले से इंतजार कर रही है। ये मडलैंड में एक छोटा सा जगह है जहाँ कुछ घर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल सभी को यहीं छुपकर रहना होगा। राजा का बेटा जो कि काफ़ी बीमार है, सारे लोग काफ़ी परेशान हैं। एक पादरी है जो वहीं पास में बैठकर प्रेयर कर रहा है। एल्सविथ भी काफ़ी परेशान है, लेकिन कोई ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रही है। किंग अल्फ्रेड की सेहत भी सही नहीं है, वो अपने पुराने गट्स की प्रॉब्लम को लेकर परेशान है, लेकिन वो अपनी सेहत के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करता है। इसल्ट जब से यहाँ आई है तब से किसी तरह का काढ़ा बनाने की कोशिश कर रही है, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ लेकर उसे पीसे जा रही है। किंग अल्फ्रेड के वहाँ आते ही किंग अल्फ्रेड के वहाँ आने से इसल्ट वो अपना काढ़ा उसे देती है पीने के लिए। एक्चुअली इसल्ट ने किंग अल्फ्रेड की प्रॉब्लम भाप ली थी और उसके अनुसार काढ़ा बनाया। वो एक तरह की हीलर भी है और कहा कि आप इसे पी सकते हो, इससे आपका जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। किंग अल्फ्रेड उस पर विश्वास करते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का वैद्य उन्हें मिलेगा नहीं और वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, इसलिए वो काढ़ा चुपचाप पी लेते हैं। किंग अल्फ्रेड खेतों में टहल रहे होते हैं। ऊथरेड भी वहां पहुंचता है। ऊथरेड को देखकर किंग अल्फ्रेड कहते हैं कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं कहीं खो जाऊंगा। ऊथरेड भी हंसता हुआ उनके इस बात को एक्सेप्ट करता है। ऊथरेड उन्हें समझाते हुए कहता है कि अगर आपको अपना राज्य वापस चाहिए तो हमें एक निर्णायक युद्ध की ज़रूरत है। एक स्ट्रॉन्ग सेना बनानी होगी और उन पर अटैक करना होगा। लेकिन किंग अल्फ्रेड का कहना है कि इस जंगल में, इस ग्रासलैंड में मैं सेना कैसे इकट्ठा करूं। ऊथरेड उन्हें आइडिया देता है और कहता है आपके सारे पादरी यहाँ हैं, आप उनके द्वारा संदेश भेज सकते हो अपने शुभचिंतकों के पास और अपनी सेना खड़ी कर सकते हो। लेकिन पहले तो राजा इस बात के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि पादरियों की ज़रूरत मुझे यहाँ है ताकि वो प्रार्थना कर सके। ऊथरेड इस पे कहता है कि आपको प्रार्थना से ज़्यादा अभी ज़रूरत है अपनी सेना खड़ी करने की। किंग अल्फ्रेड ऊथरेड की बात मानकर अपने पादरियों को अलग अलग दिशाओं में संदेश लेकर भेज देते। रात का समय है। किंग अल्फ्रेड के बेटे की तबीयत फिर से ख़राब है। एल्सविथ काफ़ी परेशान है और वो इस बात से नाराज़ भी है कि किंग अल्फ्रेड ने सारे पादरियों को यहाँ से भेज दिया। वो यहाँ होते तो प्रार्थना करते जिससे कि उसकी बेटे की तबीयत ठीक हो जाती। राजा को परेशान देखकर ऊथरेड इसल्ट से पूछता है कि क्या तुम कोई मदद नहीं कर सकती। इसल्ट
इसल्ट का जवाब है कि हाँ वो मदद कर सकती है, लेकिन उपाय आसान नहीं है और ये उपाय इतना मुश्किल है कि अगर राजा के बेटे की जान बचती है तो इसका भरपाई किसी दूसरी जगह किसी दूसरे बच्चे को करनी पड़े। इसल्ट का कहने का ये मतलब है कि वो जो भी उपाय करेगी वो किसी प्रकार का जादू होगा, कहीं दूर किसी मासूम बच्चे की सेक्रीफाइस होगी, तभी यहाँ इस बच्चे की जान बच पाएगी। अगले दिन सुबह इसल्ट फिर से वही काढ़ा बनाती है और राजा को देती है। राजा को इस काढ़ा से काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स की वजह से कभी भी गोश्त नहीं खा पाते थे, लेकिन वो अभी आसानी से नॉनवेज भी खा पा रहे हैं। इसी दौरान ऊथरेड राजा से कहता है कि आप चाहो तो इसल्ट आपके बेटे की मदद कर सकती है, उसके पास उपाय है। लेकिन राजा इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। राजा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। राजा के चले जाने के बाद हिल्ड वहाँ आती है और इसल्ट को समझाते हुए कहती है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर तुम ये नहीं कर पाई और इस बीच राजा के बेटे की जान चली गई तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे माथे पर आएगी। गुथ्रम किंग एल्फ्रेड की लाइब्रेरी तक पहुंच चुका है, जहां वो अपने सारे दुश्मनों और पूरे इंग्लैंड का लेखा जोखा रखता है। गुथ्रम को इस बात का पहले से पता था कि किंग अल्फ्रेड पेपर्स पे कुछ लिखा करता है। उसे पढ़ाई लिखाई तो नहीं आता, इसलिए उसे लगता है कि ये किसी प्रकार का जादू है, जिसकी वजह से आज किंग अल्फ्रेड एक सक्सेसफुल राजा है और वो भी इस जादू को ज़रूर सीखेगा। ब्रिडा और रैगनर को इस लाइब्रेरी से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन गुथ्रम इस विद्या को ज़रूर सीखना चाहता है। ऊथरेड अपने खेतों में टहल रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि नदी के रास्ते बहुत सारे जहाज़ आगे बढ़ रहे हैं और ये सारे जहाज़ स्कोर्पा के हैं। वो समझ जाता है कि स्कोर्पा अपनी सेना लेकर गुथ्रम से मिलने जा रहा है और अगर ये दोनों सेना मिल जाती है तब उन्हें हराना और मुश्किल हो जाएगा। अल्फ्रेड मौका पाकर एल्सविथ के पास बैठते हैं और उसे समझाते हैं कि हमें अपने बेटे के इलाज के लिए इसल्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन एल्सविथ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके बेटे का इलाज इसल्ट करे। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं जो शायद मैंने पहले मेंशन नहीं किया था अपने वीडियो में। राजा पेरिडोर और उसकी शैडो क्वीन इसल्ट, ये दोनों मूल रूप से डेन हैं। अपने मरने के कुछ समय पहले ही राजा पेरिडोर क्रिश्चियन धर्म को अपनाए थे और इसल्ट अभी भी एक डेन है। इसी वजह से एल्सविथ उस पर विश्वास नहीं करती है, वो उसे एक काफिर मानती है। उसको लगता है कि वो एक चुड़ैल है और अगर अपने बेटे को उसके हाथ में वो देगी तो वो उसके बेटे को मार डालेगी। शुरुआत में किंग अल्फ्रेड भी इसी बात से हिचकिचा रहे थे काढ़ा पीने से। अगले दिन सुबह इसल्ट फिर से राजा के लिए काढ़ा बनाती है और काढ़ा लेकर राजा के पास पहुंचती है। एल्सविथ भी वहीं बैठी होती है और वो इसल्ट को काफ़ी कुछ भला बुरा सुना रही होती है, उसे गालियाँ भी दे रही होती है, लेकिन इसल्ट कुछ नहीं कहती है। वो राजा को काढ़ा देते हुए राजा से कहती है कि आज की रात आखिरी रात है, अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो आज ही उपाय करना पड़ेगा। ये बात सुनकर एल्सविथ पूरी तरह से बौखला जाती है और रोते हुए उसे मारने को दौड़ती है। वहाँ ऊथरेड पहुँचता है और बीच बचाव करता है। किंग अल्फ्रेड एल्सविथ को पकड़ लेते हैं और उसे रोकते हैं। उसके बाद अपने बच्चे को गोद में उठाकर वो इसल्ट से कहते हैं कि मैं तैयार हूँ इस प्रक्रिया के लिए, तुम तैयारियाँ करो, जो कुछ भी इसके लिए करना होगा। किंग अल्फ्रेड काफ़ी परेशान है। उसे लगता है कि उसने जो कुछ भी एथेलवल्ड के साथ किया उसका क्राउन छीनकर, इसलिए उसके साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। ऊथरेड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एथेलवल्ड एक अच्छा उत्तराधिकारी नहीं था। किंग अल्फ्रेड अपने मन की एक और शंका ऊथरेड के सामने रखते हैं। वो कहते हैं गॉड किसी नास्तिक के द्वारा अपना काम क्यों करवाएंगे, किसी नास्तिक की पूजा क्यों स्वीकार करेंगे। नास्तिक से उनका मतलब इसल्ट से है। ऊथरेड यहाँ समझ जाता है कि किंग अल्फ्रेड को उनके ही भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। वो कहता है कि नास्तिक को भी गॉड नहीं बनाया है और एक बार फादर बेवका ने ही ये बात बताई थी, गॉड अपना काम अलग अलग माध्यम से करते हैं जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि भगवान ने ही ये तय किया है कि आपकी बेटे की जो लंबे समय से तबीयत खराब है वो इस दलदल में आने के बाद ही सही होगी, और कल जब आपका बेटा सही हो जाएगा तो ये इस बात का संकेत होगा कि आप आगे चलकर ये युद्ध जरूर जीतेंगे। ऊथरेड की बातों से किंग अल्फ्रेड का मन शांत होता है और वो फिर जल्दी से अपने बेटे को ऊथरेड के हाथ में दे देता है ताकि आगे की प्रक्रिया आरंभ हो सके। सुबह हो जाती है। किंग अल्फ्रेड वहीं सो गए होते हैं।
वहाँ फादर बेओका पहुँचते हैं। फादर बेओका तक एक पादरी पहुँचे थे अपना लेटर लेकर, यानी कि राजा अल्फ्रेड का संदेश लेकर। फादर बेओका यहाँ बहुत खुशी खुशी पहुँचे हैं और फादर बेओका को देखकर किंग अल्फ्रेड भी काफ़ी खुश होते हैं, उनको हग करते हैं। वो देखते हैं कि फादर बेओका अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ साथ और भी लोगों को लेकर आए हैं, जिससे आगे चलकर युद्ध की नीति बनाने में हेल्प होगी। तभी अचानक किंग अल्फ्रेड को अपने बेटे की याद आती है और वो सब कुछ छोड़कर दौड़कर भागते हैं नदी के किनारे, जहाँ पर प्रक्रिया रात में हो रही थी। उथरेड को सर नीचा करके बैठा हुआ देख एक सेकंड के लिए अल्फ्रेड को लगता है कि शायद उसका बेटा जिंदा नहीं बचा है। वो रोना स्टार्ट करता है, लेकिन उससे पहले ही उथरेड आकर राजा को समझाता है कि नहीं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और वो जिंदा है। यहाँ इसिल्ट नदी के किनारे कीचड़ में बिल्कुल सनी हुई जमीन पर बैठी है और उसका बेटा यानी अल्फ्रेड का बेटा भी वहीं कीचड़ में सना हुआ जमीन पर लेटा हुआ है। इसिल्ट कहती है कि प्रक्रिया सफल रहा और आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। फादर बेओका वहीं खड़े हैं, लेकिन वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि राजा का बेटा किसी क्रिश्चियन प्रेयर से ना ठीक हो करके डेन के किसी विधि से ठीक हुआ है। सब वहाँ से चले जाते हैं। इसिल्ट काफ़ी दुखी है। उथरेड के पूछने पर कि वो क्यों रो रही है, वो बताती है कि आंसू उस अजनबी बच्चे के लिए है जो इस प्रक्रिया में सेक्रीफाइस हुआ है। उथरेड के पास एक प्लान है। वो अपना प्लान शेयर करता है किंग अल्फ्रेड और बाकी लोगों के साथ। वो कहता है कि यहाँ स्कोर्पा के जितने भी जहाज खड़े हैं उसकी रक्षा लगभग 60 लोग कर रहे होंगे और बाकी के लोग खाने की तलाश में ज़मीन पे यहाँ वहाँ जाएंगे। हम दलदली ज़मीन का फ़ायदा उठाकर भूमि पे घूम रहे लोगों को मार डालेंगे, उसके बाद जहाज़ में आग लगा देंगे। इसके बाद स्कोर्पा इतना वीक हो जाएगा कि उसे गुथरुम के पास जाना होगा और एक यही तरीका है 1 आर्मी 1 बैटल का। इसी तरह से हम अपना राज्य वापस पा सकते हैं। अपने प्लान के अनुसार उथरेड कुछ लोगों के साथ निकल पड़ता है। लंबी घासों के अंदर छिपकर वो उन पर नजर रखता है और छुपकर ही उन पर अटैक करता है। उन लोगों को जानबूझकर उकसाता है ताकि वो लोग इनके पीछे आएं। स्कोर्पा के लोग गुस्से से बौखलाकर इनका पीछा करते हैं और ज़मीन पर यहाँ वहाँ भागते हैं। उन्हें इस ज़मीन के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ ज़मीन अच्छी है और कहाँ दलदली है। वो उथरेड के ट्रैप में फंस जाते हैं और दलदली ज़मीन पर आ गिरते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर उथरेड और उसके लोग उन पर अटैक कर देते हैं और थोड़ी ही देर में बड़े आसानी से उथरेड और उसके साथी स्कोर्पा के लोगों को मार डालते हैं और उसके बाद स्कोर्पा के सारे जहाज़ों में आग लगा दी जाती है। और ये नज़ारा खड़े होकर किंग अल्फ्रेड और बाकी सारे लोग भी देख रहे होते हैं। इसी के साथ ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर कहीं कुछ छूट गया हो, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं बहुत जल्दी एपिसोड 8 यानी सीज़न 1 के आखिरी एपिसोड के साथ न्यू वीडियो लेकर बहुत जल्दी मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।